तो दोस्तों चलिए अब नोट्स बनाते हैं हम अपने अगले टॉपिक के। देखिए अगला टॉपिक है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट फॉर्मेशन। यहाँ पे हम संवैधानिक प्रावधान देखेंगे जो कि ज़रूरी हैं अपने स्टेट फॉर्मेशन के लिए। अगर बात करी जाए आज़ादी से पहले की, तो आज़ादी से पहले जैसे कि आप जानते हैं कोई भी स्टेट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करा करता था। ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। तो तकरीबन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे और क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स ने हमको ऑफ़र दिया कि आप मतलब प्रिंसली स्टेट्स को ऑफ़र दिया कि चाहे तो आप अपना इंडिपेंडेंट एक स्टेट बना लें या इंडिपेंडेंट कंट्री बना लें, या आप भारत में विलय हो जाएं यानी मर्ज हो जाएं। तो ये इन लोगों की मर्ज़ी के ऊपर था कि ये विलय होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आगे क्या स्टोरी रही आगे हम देखेंगे इसी लेक्चर में। अब पहले तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आखिर स्टेट्स बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे आज हम इंडिया को देखते हैं तो तकरीबन 28 स्टेट्स हैं, है ना, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो आप ये बताइए आखिर इन 28 स्टेट्स को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए मैं बताता हूँ, हर रीजन की जो नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं। सपोज़ कीजिए केरल है और यूपी है, यूपी में हिंदी बोली जाती है, केरल में एक अलग भाषा बोली जाती है ना। सपोज़ कीजिए कर्नाटक है, वहाँ कन्नड़ा बोली जाती है। अब एक कानून बनाया गया कि हिंदी जो है कंपलसरी है सब जगह। तो यूपी वाला इंसान तो इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन यहीं पे कर्नाटक वाला आदमी कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है और यूपी में हिंदी बोली जाती है। ऑफिशियली भी आप हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कानून ने क्या करा, दोनों जगह काम नहीं करा। तो सोचिए अगर हम अपने देश को 28 स्टेट्स में नहीं बांटते, अगर सोचिए हम अपने देश को 28 स्टेट्स में नहीं बांटते, तो फिर कोई ना कोई दिक्कत तो हमारे साथ रहती ना इस पर राज करने के लिए। तो हमने क्या करा, इसको 28 पीसेस में काट दिया और हर रीजन की ज़रूरत को समझा और उस हिसाब से हमने स्टेट्स को बनाया। अब शायद मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एट इंडिपेंडेंस इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रिटिश प्रोविंसेस ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स टू एंश्योर नेशनल इंटीग्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो कि मैंने आपको बताया, एकोमोडेट रीजनल एस्पिरेशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ए फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा जो संविधान है वो ये चीज़ कहता है कि अगर स्टेट्स मतलब अगर हमारे देश के अंदर किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर किसी स्टेट को मतलब रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है ना। तो इसके ये सारे प्रावधान दे कहाँ रखे हैं, हमारे संविधान के अंदर दे रखे हैं। तो देखते हैं उन प्रावधानों को, उन प्रोविजंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। शायद अगर आपने न्यूज़ पे देखा हो कि इंडिया दैट इज़ भारत है ना, वो भारत नाम है, तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। लेकिन आर्टिकल 1 क्या कहता है, भले से देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, चाहे कितनी भी हो जाएंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे, एक यूनियन ही रहेंगे। किसके? स्टेट्स के, जो कि क्या है, भारत है, इंडिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 क्या एडमिशन करवाता है, समझे ना, शॉर्टकट में याद करने के लिए कि एडमिशन करवाता है। अगर किसी नए स्टेट का एडमिशन कराना हो, मानो आज हमने पाकिस्तान पे किसी स्टेट पे कब्जा कर लिया, तो आर्टिकल 2 के अंदर उस स्टेट का एडमिशन होगा, समझे, इंडिया के अंदर। और अगर हमें कोई नया स्टेट बनाना है, कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश करना है, तो वो भी किसके अंदर होगा, आर्टिकल 2 के अंदर होगा। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर कोई हमें नया स्टेट बनाना है ना, या हमें किसी स्टेट की ज़मीन कम करके या किसी स्टेट की ज़मीन बढ़ानी है, तो ये भी किसके अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर। हमें किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करनी है, जो कि मतलब यही चीज़ें होती हैं एक तरीके से, वो भी हम किसके अंदर करेंगे, आर्टिकल 3 के अंदर। हमें अगर इसका नाम बदलना हो, मानो हमें यूपी का नाम हटा के कुछ और कर देना हो, यूपी का नाम हटा के उत्तर प्रदेश का नाम हटा के हमें कुछ और कर देना हो, मतलब हम कर दें कि मतलब कोई भी नाम कर दें, तो वो किसके अंदर होगा, आर्टिकल 3 के अंदर ही होगा। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में
जो भी काम किए जा रहे हैं ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, समझे। आर्टिकल 4 कहता है जो भी चीज़ें आर्टिकल 2 और 3 के अंदर की जा रही हैं, चाहे नया स्टेट का एडमिशन किया जा रहा है, चाहे बाउंड्रीज को अल्टर करा जा रहा है, चाहे नेम चेंज करा जा रहा है स्टेट का, ये सारी चीज़ें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, समझे। आगे बढ़ते हैं। रोल इन पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन, देखिए देश तो आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे स्टेट्स हम बनाते रहे एक एक समय बाद। जैसे पहले हमने आंध्र प्रदेश को बनाया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब भाषा के आधार पे, तो कई सारी चीज़ें होती रहीं बाद में आज़ाद होने के बाद। तो फिर क्या रोल रहा है इन चीज़ों का, अब देखते हैं। अब जैसे आप जानते होंगे कि हमारे पहले जो होम मिनिस्टर थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना हो तो वो सरदार पटेल जी ही हैं, है ना। तो पहले होम मिनिस्टर थे। अब उनका रोल क्या था, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? उनका रोल ये था, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका विलय यानी उनका मर्जर इंडिया के अंदर उन्होंने ही करवाया था, समझे आप। अब आप ये सोचिए, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने हमको मौका दिया या प्रिंसली स्टेट्स को मौका दिया कि आप क्या करिए, या तो अपना खुद की कंट्री बना लीजिए, स्टेट बना लीजिए अपना अलग, मतलब इंडिया से मतलब मत रखिए, या आप इंडिया में मर्ज हो जाइए, है ना। तो इंसान क्या चाहता है, इंसान चाहता है मैं सबसे सुपीरियर दिखूं, पावरफुल दिखूं। अगर वो झुंड में खड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो यूनिक नहीं दिखेगा, ऐसी सोच रहती है ना लोगों की। तो वो चाहते थे इंडिया डिवाइड रहे। तो इन्होंने क्या करा, सरदार पटेल जी ने, इन्होंने राजाओं को, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, इन लोगों को कन्विंस किया कि आप विलय कर लीजिए। तो कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं माने। तो उनको जो है बलपूर्वक यानी आर्मी ले जाके सरदार पटेल जी ने विलय करवाया, ठीक है। एनेबल द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो पहला स्टेट था वो भाषा के आधार पर बना था, क्योंकि वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पे आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ठीक। तो ये किसके तहत करा जाता था, मतलब किसके अंडर, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, है ना। वो फजल कमीशन थी, वो अलग है ना। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सच एज महाराष्ट्र और गुजरात 1960 महाराष्ट्र और गुजरात भी बने। फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स अगर आप कोट करके आएंगे ना तो मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। एनेबल फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इन 2014, तो तेलंगाना का 2014 में बना था। तो ये भी क्या है, इसी के रीऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही बना हुआ है ना। तो अब देखते हैं कंक्लूजन। जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कंक्लूजन में 3 से 4 लाइनें, है ना। टाइम बहुत कम होता है, अब बहुत ज़्यादा लिखने का अगर आप वहाँ लिख रहे हैं ना तो फिर आपको दिक्कत ही हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट फॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज़ फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म तो आप जानते ही हैं कि देश के अंदर जैसे कई सारे 28 स्टेट्स हैं, तो वो हैं तो जुड़े हुए यूनियन से ही, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फेडरलिज्म ही बोलते हैं, है ना। अलाउइंग टेरिटोरियल reorganization in response to evolving social, cultural and administrative needs while safeguarding national unity and integrity। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट्स बनाने का मतलब यही था, हर रीजन की नीड अलग होती है ना। तो उसी हिसाब से स्टेट्स को बना दिया गया जिससे कि आसानी से लोगों का भला करा जा सके, है ना। सबके लिए सबको एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता, है ना। तो ये था। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आके इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो सब चीज़ों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मेंस के नोट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना मेंस में, जब प्रीलिम्स और मेंस के टाइम होता है बीच का, तो ऐसा होता है कि सबसे मुश्किल चीज़ है ना, हमारे पास नोट्स ही नहीं होते, हमारे कंसोलिडेट मैटर ही नहीं होता। इसी चक्कर में लोग फेल हो जाते हैं मेंस में, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।